यहीं से एक टर्म जोड़ते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय एटम्स और molecules of conductor to the charges, flow of charges. देखिए जैसे कि अगर if it is a piece of conductor, if it is a piece of conductor, this conductor is made of atoms या molecules, और आपको पता है वो atoms रेस्ट में नहीं होते, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पर मौजूद रहकर, खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब चार्जेस इसमें से फ्लो करते हैं तो जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, चार्जेस की कोलिजन होती है एटम के साथ, यानी कि उन चार्जेस को हिंड्रेंस मिलती है, रुकावट मिलती है, किसकी तरफ से? एटम्स की तरफ से। इस हिंड्रेंस को मैं रेजिस्टेंस कह रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसे समझे जैसे एक बाजार है, बहुत नैरो, आप वहां चलते हैं, बहुत सारे लोग वहां मौजूद हैं, तो जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, यू कंसीडर करें यू आर चार्ज, कंसीडर योरसेल्फ एज अ चार्ज। अब आप चल रहे हैं उस बाजार में, इर्द गिर्द में लोग मौजूद हैं और उन लोगों को आप एटम्स कंसीडर करें, एटम्स। अब वैसे कोई बंदा आपके सामने से गुजर रहा है, कोई कहीं मूव कर रहा है, कोई कहीं, यानी कि वो सारे एटम्स हैं जो अपनी अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, आपके सामने कोई पर्सन आ जाता है, आप रुकते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर आपके सामने कोई पर्सन आ जाता है, फिर आप रुकते हैं, यानी कि इर्द गिर्द के लोग आपको चलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो बस इसी रुकावट को हिंड्रेंस कह रहा हूं। बस इसी को आप अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में लिए हैं कि कंडक्टर में भी बिल्कुल जैसे आप मूव कर रहे थे, जैसे चार्ज मूव कर रहा है, ऐसे जैसे बाजार में लोग मूव कर रहे थे, ऐसे एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे आपकी लोगों के साथ कोलिजन हो रही थी, ऐसे चार्जेस की एटम के साथ कोलिजन होती है। इस हिंड्रेंस को मैं रेजिस्टेंस कह रहा हूं। तो जैसे कुछ बुक्स में ये लिखा है कि भाई जैसे फ्रिक्शन का कंसेप्ट था, फ्रिक्शन का, तो कुछ वैसे ही कंसेप्ट रेजिस्टेंस का है। अच्छा, रेजिस्टेंस को हम आर से शो करते हैं, एंड इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। भाई जिस कंडक्टर की कंडक्टेंस ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जैसे कॉपर अच्छा कंडक्टर है, उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस कम है। एज कंपेयर टू कॉपर, आयरन की कंडक्टेंस कम है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। भले आप ऐसे कर दें, K को सब्जेक्ट बना लें, K इज इक्वल टू 1/r, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी आपने लिखा I इज इक्वल टू KV, I इज इक्वल टू K की जगह 1/r, और ये भी R को इंटू में लाए तो ये बन गया V इज इक्वल टू IR। ये भी एक एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब अगर मैं R को सब्जेक्ट बनाऊं तो R इज इक्वल टू V/R, मतलब I को नीचे ले गया, तो आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। गौर करें, कंडक्टेंस किसका रेशियो था? करंट और वोल्टेज का। रेजिस्टेंस किसका रेशियो है? वोल्टेज टू करंट का। हो गया रेसिप्रोकल। अब अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एंपियर, वोल्ट पर एंपियर ओम। सही है, ओम को इस तरह के सिंबल से शो करते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, आफ्टर द नेम ऑफ जॉर्ज साइमंस, ओम। अब देखिए, मैंने अभी कंडक्टेंस का यूनिट पढ़ाया आपको मो, MHO। आप ओम को उल्टा करके लिखें, MHO बन गया मो। क्यों उल्टा करके? क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। इस वजह से अगर आप ओम को उल्टा करके लिख देंगे तो वो मो बन जाएगा। तो कंडक्टेंस का यूनिट इस वजह से मो लिखा जाता है। अच्छा, अब अगर आप 1 ओम को डिफाइन करना चाहते हैं, 1 ओम को डिफाइन करना है, तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे भाई इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर and the current of 1 ampere flows in it, then resistance of conductor is said to be of 1 ohm.
मतलब अगर ये कंडक्टर है, इसके दोनों एंड्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इस 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम। आइए ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पर करंट, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर वही वाली बात, ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आई और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। अगर मैं इसके ग्रेडियंट की बात करूं, वही स्लोप की बात करूं, ग्रेडियंट और स्लोप विच इज राइज अपॉन रन। बेटे राइज पर कौन सी क्वांटिटी है? पोटेंशियल डिफरेंस। रन पर कौन सी क्वांटिटी है? करंट, V अपॉन आई। और देखें V अपॉन आई किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के। यानी कि अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना रहा हूं, देखो बात सुनो, पहले मैंने यहां I और यहां V किया था, उसको मैं पढ़ा था IV ग्राफ, अब इसको पढ़ूंगा VI ग्राफ, द ग्रेडियंट ऑफ VI ग्राफ। यानी कि जो पहले y एक्सिस पर होता है ना, उसको पहले लिखते हैं, बाद में x एक्सिस वाला। तो द ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ शोज रेजिस्टेंस, और द ग्रेडियंट ऑफ IV ग्राफ था, IV ग्राफ वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कंडक्टेंस। अच्छा, अगर भी अभी भी एरिया अंडर द कर्व फाइंड करूंगा, तो एरिया अंडर द कर्व तो वही इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करेगा। चलो, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है, इसका मतलब आपका मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आपका मटेरियल, आपका कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है ओहमिक मटेरियल्स। ज्यादातर जो कंडक्टर्स हैं, मोस्टली कंडक्टर्स, वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, इसलिए वो ओहमिक मटेरियल्स हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, लाइक दिस कर्व, इसका मतलब अब ये मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो ऐसे मटेरियल्स को नॉन ओहमिक मटेरियल्स कहा जाता है। जैसे कि फिलामेंट, जो ऑर्डिनरी जो टंगस्टन बल्ब होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें एक स्प्रिंग टाइप चीज होती है, जो पुराने बल्ब होते हैं, येलोइश लाइट जो देते हैं, टंगस्टन बल्ब कहते हैं उनको, उनमें एक फिलामेंट होता है, स्प्रिंग टाइप चीज, वो टंगस्टन का बना होता है, वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, टेम्परेचर उसका बहुत रैपिडली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से I और V के दरमियान लीनियर यानी कि डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं रहता, जिसकी वजह से वो नॉन ओहमिक मटेरियल कहलाता है। या फिर आपके ग्राफ ऐसा बन जाए, ये भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, नॉन ओहमिक है। अच्छा, जो टंगस्टन वाली एग्जांपल दी मैंने, टंगस्टन बल्ब वाली, फिलामेंट वाली, उसके ग्राफ ये होगा। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, शायद आपने नाम सुना हो, सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन लाई करते हैं। मतलब वो बहुत अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते कि जो बहुत ज्यादा करंट पास करवाएं, और ऐसा भी नहीं होता कि वो बिल्कुल करंट पास ना करवाएं। उनकी कंडक्टिविटी, करंट को पास कराने की सलाहियत कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बिटवीन लाई करती है, तो उनका ग्राफ ऐसा बनता है। यानी कि वो भी नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैं, ओम्स लॉ को ओबे वो भी नहीं करते। तो इस किस्म के ये ग्राफ हो गए। तो जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो आप कहेंगे मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, यानी कि वो ओहमिक मटेरियल है। और अगर ग्राफ कर्व है तो आप कहेंगे वो नॉन ओहमिक मटेरियल है। आइए आगे चलते हैं। रेजिस्टिविटी, अच्छा, ओम्स लॉ में डिस्कस किया, इससे रिलेटेड छोटे छोटे से एग्जांपल्स कुछ गिवन है, जिसमें करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस पूछी गई है, या वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, करंट पूछा गया है, तो आप कर लीजिएगा। आइए हम रेजिस्टिविटी पे चलते हैं। अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर।
कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। कंडक्टर बड़ा होगा, वायर बड़ी होगी, तो उसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स चार्जेस की एटम के साथ ज्यादा होंगे। यही वजह है कि अगर आप अपने घर से एक पोल से वायर लगाते हैं, हम पोल से इलेक्ट्रिक वायर खींचते हैं ना, जहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुँचती है। तो अगर एक पोल बहुत दूर है और वहाँ से हम वायर लेकर अपने घर तक आते हैं, तो क्योंकि वो वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इस लेंथ के ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और इसी की वजह से आपके वोल्टेज ड्रॉप होंगे। इसलिए अमूमन कोशिश होती है कि हम ये जो वायर यूज़ करें, हम जो अपने पोल से घर पर वायर लाएं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, वरना उसमें लेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा होती है। तो ग्रेटर इज द लेंथ, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। नंबर 2, एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। जितना कंडक्टर का एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ये ऐसे समझे, दो रोड्स है, एक वाइडर रोड है और एक नैरो रोड है। किस पर ट्रैफिक ब्लॉक ज्यादा होता है? नैरो पर। नैरो है, एरिया कम है, तो ब्लॉकिंग ज्यादा होती है, ट्रैफिक ब्लॉक ज्यादा होता है और गाड़ियों को गुजरने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक वाइडर रोड होता है, तो क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गाड़ियों को क्रॉस होने में ज्यादा मुश्किलात नहीं होती। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, जितना वायर थिक होगी, मोटी वायर होगी, एरिया ज्यादा होगा। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो ये वाला मैं अक्सर कहता हूँ ना, ये चीज बात करेंगे हम, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। यही वजह है कि हम अमूमन प्रीफर करेंगे कि हमारी वायर्स थोड़ी थिक हो ताकि रेजिस्टेंस कम मिले। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अच्छा, तीसरी बात, वैसे रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है कि आप जो मटेरियल दे रहे हो कौन सा है। यानी कि आपने जो वायर यूज की है वो कॉपर की है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, क्या चीज है। चौथी बात, चौथा फैक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लूं, बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, तो इक्वेशन बनेगी R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। कंबाइन कर दिया मैंने दोनों इन इक्वेशंस को। रिमूव कर दे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हियर कम्स अ कांस्टेंट रो और ये L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल मिल गई? R is equal to rho L upon A, where rho is known as resistivity of the material। अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊं, A को इनटू में लाऊं, RA is equal to rho L, और L को डिनोमिनेटर में ले जाऊं, RA upon L is equal to rho। अच्छा, या तो आप इसको ऐसे लिख दें या फिर इसको और अरेंज कर दें, R अपॉन L अपॉन A। मैं इसको एरिया को और नीचे ले गया। अच्छा, मैं अगर इसको रिवर्स करूंगा तो वापस एरिया ऊपर आ जाएगा, यही बात बन जाएगी। लेकिन ये पढ़ने में आसानी हो जाएगी। देखो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी। Resistivity is the resistance per unit length per unit area। याद रखिएगा, जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी।
यानी कि कॉपर के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी, गोल्ड के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी। जहां रेजिस्टिविटी का टॉपिक दिया हुआ है वहां एक टेबल बनाई गई है। टेबल देख लीजिएगा उस टेबल को। उस टेबल में मटेरियल्स के नाम लिखे गए हैं और सामने रेजिस्टिविटी की वैल्यूज लिखी गई है। तो जो मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है दैट मींस कि उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन आप एक बात और नोट कीजिएगा, उस टेबल में जो टेबल बनी हुई है उसमें ऊपर लिखा हुआ है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यूज बताई जा रही हैं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज भी चेंज होंगी। मतलब रेजिस्टिविटी एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसका इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट जैसे मैंने कहा ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल वो टेबल देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने इसको कैसे डिफाइन किया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, 1 मीटर पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया। इसलिए जब याद रखें रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे ना, रेजिस्टिविटी, तो जहन में बिठा लो लेंथ जो हम लेंगे वो यूनिट लेंथ लेंगे, चाहे वो 1 मीटर ले या 1 सेंटीमीटर ले, यूनिट लेंगे। और एरिया भी कितना लेंगे, यूनिट एरिया, मतलब वो भले 1 मीटर स्क्वायर ले या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले। तो अब क्योंकि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में लेंथ लेनी ही यूनिट है, यूनिट मतलब 1, एरिया लेना ही यूनिट है मतलब 1, इसका मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस करती है, रेजिस्टेंस करती है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, क्योंकि आपने कैसे डिफाइन किया रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। यानी कि रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट जब आप बताएंगे किसी को, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, तो आप कहेंगे ये कि भाई यूनिट लेंथ है मतलब 1, यूनिट एरिया मतलब 1। तो इसका मतलब लेंथ और एरिया रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते वक्त 1 से अलावा तो ले ही नहीं सकते। इसका मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, हाँ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अच्छा, अगर हम इसका यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, बल्कि यूनिट पे मैं बात करूंगा, एक चीज और बताऊं। मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर, मीटर में ले लो, एरिया यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर। तो अच्छा, अब मेरे जहन में एक बात आ रही है कि यार लेंथ कितनी लेनी है, 1 मीटर, एरिया कितना लेना है, 1 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसकी शेप बनाता हूं, मैंने कंडक्टर लेना है, लेकिन कैसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो शेप कैसे बनेगी इसकी, शेप बनेगी कुछ ऐसी, ये शेप बनेगी, यानी कि क्यूब, मतलब लेंथ भी 1 मीटर, विड्थ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब मैं किसी भी दो एंड्स के दरमियान इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा। अब यहां देखना, लेंथ की वैल्यू कितनी रखनी है, 1, यहां रखते हैं, यहां रखते हैं। एरिया भी कितना रखना है, 1, पुट करें 1, तो R इज इक्वल टू, सॉरी रो इज इक्वल टू R, एरिया 1, लेंथ भी 1, हटा दें 1 भले, तो रो इज इक्वल टू R। तो बताओ रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गई, रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई, यानी कि रो इज इक्वल टू R। मतलब अब रेजिस्टिविटी को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ क्यूब। मतलब आप कोई भी मटेरियल लें, चाहे वो सिल्वर लें, कॉपर लें, गोल्ड लें, उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। मतलब जो आपने कंडक्टर लिए ना, आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, कोई भी, उसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसकी विड्थ 1 मीटर, उसकी हाइट 1 मीटर हो, यानी कि एक बॉक्स बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो उसके किसी भी दो एंड्स के दरमियान, जैसे कि किसी भी दो एंड्स के दरमियान रेजिस्टेंस फाइंड कर लें, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ना, समझ लें वही रेजिस्टिविटी। तो इसलिए ये डेफिनेशन भी रेजिस्टिविटी की याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस को कहते हैं। कैसे रेजिस्टेंस को, कोई एक क्यूब बना हो, 1 मीटर क्यूब बना हो, उसके किसी भी दो एंड्स के दरमियान रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। हाँ, अब इसका यूनिट देखते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या बन गया, ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओहम इंटू मीटर, ओहम इंटू मीटर। आइए आगे चलते हैं।
अब अभी हमने लिखा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अच्छा ये जो ए है ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कहते हैं। और बेटे क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला है। वेयर आर इज द रेडियस, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर रेडियस है। रेडियस मतलब ये चीज देखो सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट और लेंथ भी कांस्टेंट हो तो मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये भी ज़हन में रखिएगा। वेयर स्मॉल आर इज रेडियस। अब दो वायर्स हैं, दोनों आयरन की, दोनों वायर्स आयरन की, मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गई। दोनों की लेंथ 1 मीटर है, मतलब लेंथ भी सेम हो गई। लेकिन एक का रेडियस आर है और एक का 2 आर है। मतलब मैं ड्रॉ कर देता हूं, चलो ये वायर है, ठीक है, आयरन की, और एक ये वायर है। बेटा ये भी कौन सी है? आयरन। ये भी कौन सी है? आयरन। जब दोनों का मटेरियल सेम है तो मतलब रेजिस्टिविटी तो सेम हो गई। दोनों की लेंथ भी चेक करो, बराबर शो की है मैंने, लेंथ भी सेम हो गई। फर्क किस चीज का है? एक का रेडियस कम है और एक का रेडियस ज्यादा है, यानी कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, डबल। तो रेजिस्टेंस में कितना फर्क होगा आइए देखते हैं। भाई r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका रेडियस दूसरी वाले वायर का क्या है? डबल। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की जगह लेते हैं 2r, डबल हो गया ना इसका रेडियस, और उसके ऊपर स्क्वायर कर दें। 2 का स्क्वायर 4 और ये r स्क्वायर। बताएं डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 4 डिनोमिनेटर में, यानी कि ये जो दूसरी वायर है इसकी रेजिस्टेंस कितने टाइम कम होगी? 4 टाइम कम होगी। किससे? इस वाली वायर से। मतलब अगर इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R आ रही है तो इस वाली वायर की रेजिस्टेंस R अपॉन 4 आएगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि ये वायर थिक है। और मैंने आपको बताया जितनी मोटी वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ज्यादा थोड़ी होगी। तो ये तो अंडरस्टूड है कि क्योंकि ये थिन है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, थिक है इसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। कितने टाइम कम है? क्योंकि इसका रेडियस डबल है, 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी रेजिस्टेंस R अपॉन 4 है, 1/4 है इसके मुकाबले। क्लियर? आइए आपको एक एमसीक्यू करवाता हूं यहां से, ठीक है। तो ये एमसीक्यू है, पढ़ ले जरा। अ वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और रेजिस्टेंस R है। लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच, और उस वायर को मैंने स्ट्रेच किया, खींचा, सच दैट इट्स लेंथ इज ट्वाइस, और उसकी लेंथ ट्वाइस हो गई। भाई स्ट्रेच करने से लेंथ बढ़ जाती है ना, तो मैंने स्ट्रेच किया, कितने स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ डबल हो गई, ट्वाइस हो गई उसकी प्रीवियस लेंथ से। तो व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस? तो अब उसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी? अच्छा एक बात और मैं लिख देता हूं यहां कि अज्यूम वॉल्यूम ऑफ वायर टू बी कांस्टेंट, कि जो वायर का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? वायर को स्ट्रेच करा, कितना स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ डबल हो गई। तो अब बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? सोचो। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या कहता है कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अभी पढ़ाया था। तो क्योंकि लेंथ ट्वाइस हो गई, डबल हो गई, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। लेकिन तसल्ली रखो, गौर से सुनो, इसका आंसर क्या होगा? भाई रेजिस्टेंस का के लिए फॉर्मूला यूज करें R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, सही है। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने वायर को स्ट्रेच किया, क्या स्ट्रेच करने से उसकी नेचर चेंज हो जाएगी? आयरन की वायर थी, मैंने स्ट्रेच किया तो क्या कॉपर की बन गई? नेचर ऑफ मटेरियल तो वही रहा ना, मतलब रेजिस्टिविटी में तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, चलो स्ट्रेच किया, बेटा लेंथ क्या हो गई? डबल, लिखा हुआ है ट्वाइस। तो अब लेंथ की जगह मैं L तो नहीं लिखूंगा ना, मुझे क्या लिखना चाहिए? 2L। पहले मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, पहले तो ये लिख दिया। कब? जब तक मैंने स्ट्रेच नहीं किया था, ठीक है, जब तक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था।
अब मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने से भाई रो तो सेम रहा, लेंथ क्या होगी डबल, तो 12 लिख दो। हाँ, मसला कहां आ रहा है, एरिया में। गौर से सुनो, कभी आपने देखा होगा किसी चीज को स्ट्रेच करो, खींचो, क्या वो पतली नहीं होती जाती, थिन नहीं हो जाती? तो मेरा बेटा जब स्ट्रेच करोगे लेंथ तो डबल हो गई, लेकिन साथ साथ वो वायर पतली होती जाएगी, उसका एरिया कम हो जाएगा, एरिया सेम थोड़ी रहेगा। जितने टाइम लेंथ बढ़ेगी उतने टाइम एरिया कम होगा। अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया हाफ हो जाएगा, A/2। अगर लेंथ को खींच के थ्राइस करता, 3 गुना 3 है, तो एरिया 1/3 हो जाता। सोचो इस बात पे कि जब किसी चीज को स्ट्रेच करते हो तो वो पतली होती जाती है, पतली होने का मतलब एरिया कम होता जाता है, एरिया कांस्टेंट थोड़ी। अब देखो R' इज इक्वल टू रो, इस 2 को इनटू में ले आओ, तो 2 × 2 4, 4 को शुरू में लिख दो, 2 × 2 4, 4 को शुरू में लिख दिया, रो L/A एज इट इज। रो L/A किसके इक्वल है, R के, तो R' इज इक्वल टू 4R, मतलब रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ गई, 4 टाइम बढ़ गई। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ को नहीं देखो, एरिया भी देखो कि लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन एरिया कम हो रहा है। आगे आगे चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है इसकी लेंथ L है, एरिया A एंड रेजिस्टेंस R is cut into 3 equal parts। एक वायर लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R, उसको 3 पीसेस में कट किया, 3 इक्वल पीसेस, 3 टुकड़े कर दिए बराबर के। जैसे कि यूं समझ लें, ये एक वायर थी, ये एक वायर थी, ऐसे मैंने इसको काट के 3 टुकड़े कर लिए ऐसे, 3 पीसेस, ठीक है। देन दीज वायर्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ बंडल, फिर हमने उनको बंडल बना दिया, बंडल के फॉर्म में। Then these are joined to form a bundle like this। देख लो बंडल ऐसे, like this, ठीक है। तो what is the new resistance? अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, क्लियर बेटा? आइए देखते हैं अब आंसर क्या होगा। पहले रेजिस्टेंस क्या थी, R इज इक्वल टू रो L/A, क्लियर? ये थी ना पहले रेजिस्टेंस, पहले जब तक आपने काटा नहीं था। अब जब आपने 3 पीसेस में काट लिया, 3 टुकड़े कर दिए, तो इसका मतलब लेंथ कितने टाइम कम हो गई, 3 टाइम्स। तो R' इज इक्वल टू रो तो सेम रहा, अब लेंथ L/3 हो गई, 3 टुकड़े कर दिए ना, वायर छोटी हो गई ना, छोटी हो गई तो लेंथ कम हो गई। अच्छा, और आपने क्या किया, तीनों को जोड़ के से बंडल बना दिया, बंडल, तो वायर मोटी हो गई, एरिया बढ़ गया, कितने टाइम एरिया बढ़ गया, 3 टाइम, 3 टाइम एरिया बढ़ गया, ठीक है। 3 ये कर दिया। अब देखिए R' इज इक्वल टू रो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा रो L/9A, 3 × 3 9। अच्छा 9 को बाहर निकाल लो, रो L/A, नीचे 9 था ना, 9 को जरा बाहर निकाला, रो L/A क्या बन गया बेटा, R। तो R' इज इक्वल टू 1/9R, मतलब R' इज इक्वल टू R/9। तो रेजिस्टेंस कितने टाइम कम हो गई, 9 टाइम।